दूसरा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये क्या बात है, बहुत सारे राज्य में बहुत साल के लिए 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, आप ये सेंट्रल से क्यों लाया? देयर आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, आप क्यों लाया अभी? इसलिए कि वहां स्टेट लॉज में आर्बिट्रेशन हो सकता है, लीगल रिकोर्स हो सकता है, लेकिन अभी एक नेशनल लॉ बना दिया आपने जहां किसान ने कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने यह कहा, यू आर नॉट ओनली रिमूविंग द लीगल रिकोर्स, शेतकरी का लीगल रिकोर्स आप बंद कर रहे हैं, वो एक बात। दूसरी बात, आपने इस कानून से जिला लेवल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को खत्म कर रहे हैं और लीगल प्रोफेशन और लॉयर्स को आप खत्म कर रहे हैं। उनका वो वरी है ना, प्रोफेशनल वरी है उसका बार काउंसिल। दे आर सेइंग यू आर डिस्ट्रॉइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ लाइवलीहुड्स ऑफ लॉयर्स एंड यू आर बाय डिस्ट्रॉइंग द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स। ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ पे बहुत बहुत गैस करते हैं, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में ये, अरे 20 states और 10 states have already contract farming laws, और ये बहुत भाषण देके रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उस कानून में आप खोज लीजिए, कहीं भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटेड नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटेड दैट इट इज रिटर्न, इट सेज डिजायरेबल, वो सब कहते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, डिप्यूटी कलेक्टर या तहसीलदार के पास जा सकते हैं। आप जानते हैं, जब एक तहसीलदार और कलेक्टर और डिप्यूटी कलेक्टर, अगर डिस्प्यूट आएगा रिलायंस के बीच में और कोई छोटा काश्तकार के और रिलायंस के बीच में डिस्प्यूट आएगा, तो आप जानते हैं कलेक्टर कहां बैठेगा, किस तरफ जाएगा। और ये भी है, इस देश में 95% कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनरिटन, दे आर एनीवे अनरिटन। I give Milind 3 acres of land on lease without written contract, इसलिए कि my father knew his father, my grandfather knew his grandfather, और मैंने मिलिंद को कंट्रोल कर सकता हूं। एक पावर रिलेशंस है गांव में, कास्ट का रिलेशंस है, कम्युनिटी का रिलेशंस है, और अगर वो लैंडलेस फार्मर है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर कोई भाग जाएगा गांव से, उसका फैमिली है मेरे पास हॉस्टेज, ये सब पे चलता है अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट। अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, छोड़ो। और इट डिसएडवांटेजेस द फार्मर वेरी सीरियसली। हो सकता है कि अगर आपको परमिशन मिले, कोर्ट्स में गया, you are fighting Reliance. Reliance does not have to bankrupt you. Your own lawyer will bankrupt you. 3 हियरिंग में अगर रिलायंस के साथ आप झगड़ा करेंगे, एक तो अच्छा लॉयर चाहिए ना। हमारा मराठवाड़ा और विदर्भ और नासिक का किसान, उसका एनुअल इनकम क्या है? एनुअल इनकम क्या है? 3 हियरिंग में उसमें जाएगा उसका एनुअल इनकम। Okay, so this entire thing is embedding the inequality between farmer and corporate sector. तीसरा जो कानून, वो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। मैंने एक लाइन में अंग्रेजी में बताता हूं इसका एक्ट का क्या है। आप सब, you all know what was Essential Commodities Act. The essential content of the new Essential Commodities Act is that whatever was essential earlier is no longer essential.
वो एक लाइन में आप लिख सकते हैं यही, चावल, सीरियल्स, पल्सेस सब निकाल दिया इसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट से। और कब आप एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट यूज कर सकते हैं? अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस, अंडर एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट। मतलब लिखा है वहां, अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस लाइक वॉर एंड फैमिन आप ला सकते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस। प्राइस, अगर प्राइस बढ़ जाएगी, the price of a commodity has to go up by 100% before you can start protesting about this, before it becomes an issue. And under situations of war, famine. But what else do I have to tell you about this third law? I have one more point about the third Essential Commodities Act. सरकार ने, मोदी जी ने सब कहा है पार्लियामेंट में, सब जगह में। अभी we have removed any restrictions. The farmer can stock his grain. The farmer can stock her grain and bargain for a good price. इतिहास में कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं था शेतकरी के ऊपर स्टॉकिंग में, लेकिन इसलिए कि शेतकरी का कैपेसिटी क्या है स्टॉक करने में। अभी जाइए आप विदर्भा में, हर शेतकरी का घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में भी कॉटन है, रूफ तक, सिर्फ गोदाम में नहीं है। उसका गोदाम क्या है? 6 फीट बाई 6 फीट, 6 फीट बाई 10 फीट। घर में पड़ा है दोस्तों, घर में है, उसका ड्राइंग रूम में जाके देखो, कपास पड़ा है टिल द रूफ। व्हाट विल ही स्टोर? आपने क्या किया? जो हिस्टोरिक होर्डिंग क्लासेस, उसका फ्रीडम दे दिया, उसका आजादी कर दिया आपने। यू हैव अलाउड दोस क्लासेस टू नाउ दे कैन। अडानी ने 200 से ज्यादा, कुछ लोग कह रहे हैं 700, लेकिन 200 से ज्यादा, मेरे पहचान में 200 से ज्यादा, ये क्या कहते हैं उसको, स्टोरेज एरियाज को क्या कहते हैं, साइलो, स्टोरेज साइलोस को बना दिया। हिमाचल में एक 50-70 साइलो बना दिया एप्पल्स के लिए। They can do cold storage, they can do storage. Mr. Adani is taking over the business of storage from FCI, from Food Corporation of India. So you have destroyed the farmer. Now, if I am Adani, if I am a big corporate, all you in the audience are chota किसान, छोटा शेतकरी। मैं पूरा प्रोड्यूस लाके होल्ड करेंगे, नेक्स्ट क्रॉप में आपका प्राइस बहुत डिप्रेस हो जाएगा। बाय होल्डिंग ऑन टू माय होल्ड, मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा, किसान का प्राइस गिर जाएगा। आप किसी और को नहीं बेच सकते हैं, तो मेरे पास आएंगे आप। तो ये है, these are the 3 laws what they are going to do. APMC Bypass Act, Farmers Contract Farming for Corporates Facilitation Act, ये मेरा नाम है उसके लिए, और Inessential Commodities Act, ये है। लेकिन 4 पॉइंट और हैं उसमें, I'll tell you. One is, ये कृषि संकट में एक नया माइलस्टोन है, लेकिन ये कॉज और बेसिस ऑफ कृषि संकट नहीं है। अगर ये हम कानून रिपील करेंगे भी, और मैं सबसे पहला आदमी हूं जो खड़ा है सिग्गू में, प्लीज रिपील द लॉज, ये मेरा पोजीशन है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ये लॉज रिपील होगा तो भी कृषि संकट का वो सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक एग्रेवेशन को आपने वापस कर दिया। Repealing these laws takes us back to where we were
in the midst of a terrible agrarian crisis which has seen the suicide deaths of 3,30,000 farmers. 3,30,000 किसान ने आत्महत्या किया 20-22 साल के अंदर, और उसमें कोई जो ये कानून आने के पहले किया, तो आप सोच लीजिए क्या होगा अगर ये 3 कानून रिपील नहीं होगा। आप सोच लीजिए क्या क्या होगा। ये दूसरी बात, तो जो हम कृषि संकट क्या है उसका डेफिनेशन क्या है। मैं आपको कृषि संकट को पांच शब्द में डिफाइन करूंगा। उसका प्रोसेस क्या है 5 शब्द में आपको डिफाइन करूंगा। उसका रिजल्ट क्या है 5 शब्द में आपको डिफाइन करूंगा। कृषि संकट, एग्रेरियन क्राइसिस। और सुनिए, एग्रेरियन क्राइसिस का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर का क्राइसिस है, गलत बात है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बहुत सारा कम्युनिटी, मिस्त्री, जुलाहा, हनी कलेक्टर, फिशर कम्युनिटी, फिशिंग कम्युनिटी, फॉरेस्ट ड्वेलर, आदिवासी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाला, दर्जी, टेलर, कुंभर, ये सब एलाइड ऑक्यूपेशंस जब एग्रीकल्चर सिंक हो जाती हैं, ये सब देश में किसानों का आत्महत्या से पहले हुआ वो जुलाहा का सुइसाइड्स हुआ 1991 से, पोचमपल्ली वीवर्स का, मैसूर सिल्क वीवर्स का। उसके बाद किसान का आत्महत्या शुरू हुआ, इसलिए कि हमारा वीविंग कम्युनिटी, हमारा जुलाहा कम्युनिटी 100% से 100% डिपेंडेंट है किसानों का इकोनॉमी पे। ये है। तो कृषि संकट, एग्रेरियन क्राइसिस इन 5 वर्ड्स, कॉर्पोरेट हाईजैक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। 5 शब्द, कॉर्पोरेट हाईजैक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। द प्रोसेस बाय विच ये क्राइसिस कैसा, उसका प्रोसेस क्या है 5 शब्द में, predatory commercialization of the countryside. No state, देश में एक राज्य नहीं है जो महाराष्ट्र से ज्यादा इसको देखा, जहां आपका कपास कल्टीवेशन कॉस्ट 500-600% बढ़ गई 10 साल में। जब मैं विदर्भा गया पहली बार कृषि संकट के बारे में 2003 में, 1 एकड़ कपास डालने के लिए अनइरिगेटेड लैंड, बेसिंचाई, बिना इरिगेशन भूमि, 2,500 मतलब 2,500 से 4,000 रुपया तक अनइरिगेटेड लैंड पे कपास डाल सकते हैं विदर्भा में। और विद सिंचाई, इरिगेशन के इरिगेटेड लैंड पे 10 से 12,000 रुपया आपका उत्पादन लागत इरिगेटेड लैंड पे। 2013 में फिर मैंने जावंडिया साहब के साथ उनका मदद लेके फिर हिसाब लगाया। अनइरिगेटेड 2,500 से 4,000 पर एकड़ था 2013 में, 15 से 18,000 तक था। और जो 10,000 से 12,000 पर एकड़ इरिगेटेड लैंड का कपास कॉस्ट था 2013 में 40,000 से ऊपर पर एकड़, आज 45,000 से ऊपर और 20,000 तक जा रही है। ये इसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। ऐसा कुछ नहीं है, आपने मोनोपोली दे दिया इन लोगों को, मोन्सैंटो को, और उसने शेतकरी को टॉर्मेंट और टॉर्चर किया वो प्राइसेस से। उसी में उसका, हाँ, अगर उत्पादन लागत 5 गुना 6 गुना बढ़ गई है, किसान का इनकम 5 गुना बढ़ गई है। अभी मोदी सरकार प्रॉमिस कर रहा है कि 2 गुना बढ़ जाएंगे। अरे
अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज ग्रोन 500-700%, योर टू डबलिंग द इनकम इज मीनिंगलेस. ये भी है. इफ यू कैनॉट लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो अलग डिस्कशन है. लेकिन देखिए, तो ये प्रेडेटरी कमर्शियलाइजेशन ऑफ द कंट्री साइड करके किसान को खत्म कर दिया इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली. और प्रेडेटरी कमर्शियलाइजेशन एक और थ्रेड है. जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट किसान को जाना है, वो आपने एग्री बिजनेस और कॉर्पोरेट जगत को दे दिया. सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? आमची महाराष्ट्र. 2017 से आप देखिए, हाँ, आप सब नाबार्ड जानता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ब्ला ब्ला. हर साल हर राज्य के लिए नाबार्ड ने एक प्लान बनाते हैं, पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान. उस प्लान पे डिसाइड होगा कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट कहां जाना है, किस एरिया में जाना है, कितना जाना है, कौन सा बैंक में आप डालेंगे. आप देखिए 2017 से ये पैटर्न क्लियर है. उससे पहले भी 15 साल वैसा ऐसा ही था. 2017 में पकड़ा गया. नाबार्ड ने 53% कृषि क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट का 53%, महाराष्ट्र में 53% मुंबई शहर को दे दिया. मुंबई शहर को दिया गया है महाराष्ट्र नाबार्ड ने. अरे मुंबई शहर में शेतकरी कहां है? मुंबई शहर में एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, लेकिन एग्री बिजनेस है. राशि सीड है, मॉन्सेंटो है, मेहिको है, ये सब लोग हैं. तो किसान को, जो शेतकरी को जो क्रेडिट जाना है, इन लोग को दे दिया. और शेतकरी को क्या हुआ? साहूकार से लिया, नॉन एग्रीकल्चरल लोन लिया बैंक से, और उसका डेट इतना बढ़ गई. अब अभी जब तक अगर आप लोन वेवर नहीं करेंगे, मरेंगे और लाखों किसान आने वाले साल में. तो ये सेकंड प्रिंसिपल, प्रेडेटरी कमर्शियलाइजेशन ऑफ कंट्री साइड. और तीसरा, रिजल्ट ऑफ दिस क्राइसिस, बिगेस्ट डिस्प्लेसमेंट इन इंडियन हिस्ट्री. इसमें कोई टैंक और एयरफोर्स नहीं चाहिए. कभी कभी बंदूक और बुलेट भी यूज करेंगे, लेकिन लोग को ड्राइव आउट करेंगे एग्रीकल्चर से, लैंड से. बिगेस्ट डिस्प्लेसमेंट इन आवर हिस्ट्री. और उस कृषि वजह से, उस कृषि संकट की वजह से, उस कारण पे करोड़ों लोग 1991 और 2011 सेंसस के बीच में करोड़ों लोग ये माइग्रेंट लेबरर बन गया, प्रवासी मजदूर. जब पैंडेमिक आया, हमने सब पूछा है कि अरे ये लोग शहर छोड़ के वापस क्यों जा रहे हैं घर में, गांव में. लेकिन असली सवाल ये था, वो लोग गांव छोड़ के पहले क्यों यहां आया? वो कारण था कृषि संकट. तीसरी बात है, द बिगेस्ट लिंक, प्लीज डू नॉट डीलिंक एग्रेरियन क्राइसिस फ्रॉम स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी ऑफ इंडिया. एग्रेरियन क्राइसिस वो जुड़े हुए हैं आपका स्ट्रक्चरल असमानता के साथ, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज के साथ जुड़ा हुआ है आपका एग्रेरियन क्राइसिस. अगर वो नहीं एड्रेस करेंगे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते. ये भी सिम्टम्स है, आउटकम है. मैं बार बार लोग को कह रहा हूं, देखो, फार्मर सुइसाइड्स आर नॉट द एग्रेरियन क्राइसिस, they are its outcome, not its
They are its consequence, not its cause. They are its outcome, not its origin. But they are the most tragic feature. That is what we need to acknowledge. लेकिन आपका डिविजन ऑफ वेल्थ इस देश में इतना असमानता ला गया, इतना असमानता हो गया पिछले 20 साल में। अभी जो 1991 में एक भी डॉलर बिलियनर नहीं था, आज 121 है, और उनके हाथ में जीडीपी का इक्विवेलेंट, उनका धन दौलत इक्वल टू जीडीपी का 22%। आपका 1.3 बिलियन जनसंख्या में 121 व्यक्ति आर कंट्रोलिंग वेल्थ इक्विवेलेंट टू 22% ऑफ योर जीडीपी। ऐसा जब असमानता बढ़ गई, आप क्या करेंगे? आप देख सकते कोविड-19 आपको, हम सबको इतना नुकसान पहुंचा, लेकिन एक सर्विस किया कोविड-19 ने। कोविड-19 ने एक अगली अनस्पेयरिंग ऑटोप्सी किया हमारा समाज का एक ऑटोप्सी किया, कैपिटलिज्म का एक ऑटोप्सी किया, नियो लिबरलिज्म का एक ऑटोप्सी किया। जो लाश है वो टेबल पे है, उसमें हर बोन, वेन, आर्टरी, लिम्ब, ऑर्गन आप देख सकते हैं। Who we are as a society, who we are as a nation. If we cannot fight inequality, we have no chance of fighting the next pandemic or even this pandemic. We have no chance. आप देखिए बच्चों को क्या हुआ जब इतना अनइक्वल एजुकेशन स्ट्रक्चर्स में। अभी ऑनलाइन एजुकेशन आ गया। बाइजू कॉर्पोरेशन जो है उसका वैल्यू साढ़े 5 बिलियन डॉलर से 12 बिलियन डॉलर पहुंच गया। साढ़े 5 अरब डॉलर से 12 अरब डॉलर का पहुंच गया उसका वैल्यू। और देखिए, हमने पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, मेरा पब्लिकेशन है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज रेगुलरली उसको पढ़ो। अगर हमने थाने में, फालगर में, आदिवासी इलाकों में सर्वे किया, स्टडीज किया, रिपोर्ट्स किया, मोर करेक्टली रिपोर्टिंग किया। मैंने आपसे पूछता हूं कि आप हाउ मेनी गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 16 डू यू नो हु ओन स्मार्टफोन्स? और उस पे सोच के फिर आप सोच लीजिए आदिवासी और दलित समाज में कितने लड़कियां के पास 21 साल का उम्र में भी स्मार्टफोन होगा। हाँ? तो जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज है, कोविड ने उसको एक्सैसरबेट किया बहुत। पैंडेमिक फॉर प्रॉफिट ये है। दिस पैंडेमिक हैज बीन एन इनक्रेडिबल सोर्स ऑफ प्रॉफिट। इंडिया को, जो भारत का जो अरबपति है, 4 महीने के अंदर 35% और धन दौलत एक्यूमुलेट कर चुका है। सो दिस इज योर लिंक बिटवीन द एग्री। नाउ व्हाट कैन बी डन और व्हाट कैन यू डू इंडिविजुअली? देखिए, ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है किसानों का, और इसमें मैं कह सकता हूं कि ये इस फेज शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, जब 2018 में 40,000 आदिवासी शेतकरी नासिक से मुंबई तक पैदल पे आया। 40 डिग्री हीट में 40,000 लोग। दैट वाज द फर्स्ट ग्रेट प्रोटेस्ट इन दिस फेज। दूसरा, उसी साल दिल्ली चलो हुआ था। उसी साल 2 लाख किसान गया। महाराष्ट्र से बहुत लोग गया, हजारों लोग गए महाराष्ट्र से। मार्च ऑन पार्लियामेंट, जहां 21 पॉलिटिकल पार्टी वो प्लेटफॉर्म पे आके वादा किया जो डिमांड्स था, और उस समय बन गया एक फोरम। आई इनवाइट यू टू ज्वाइन दैट फोरम, नॉन फार्मर फोरम इन सपोर्ट ऑफ फार्मिंग,
हम कहते हैं नेशन फॉर फार्मर्स। जिस दिन मैंने आजाद मैदान में देखा था कि जब ये 40,000 किसान आया, मैं अभी मुंबई में 36 साल से ज्यादा रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि विद्यार्थी लोग, छात्रों, टीचर्स, लॉयर्स, यूनियंस, बैंक एम्प्लॉइज सब वहां पहुंच के सपोर्ट किया, और जो 40,000 का जुलूस क्राउड था, भीड़ था, वो 50,000 से ज्यादा हो गया। दैट डे मैंने देखा, अरे यहां वकील खड़ा है फार्मर के लिए, वहां खड़ा है डॉक्टर लोग फार्मर के लिए आया है, टीचर और स्टूडेंट वहां खड़ा है फार्मर के लिए, बैंक यूनियंस, यूनियन का, ट्रेड यूनियन का लोग खड़ा है फार्मर के लिए। उस दिन ये फोरम बन गया। मैंने देखा था उस समय, मैंने कहा देखो आज आजाद मैदान में देयर इज अ नेशन फॉर फार्मर्स, द एंटायर representatives of all the different sections are here. उस ये फोरम बन गया। हमारा जो दिल्ली में डिमांड्स हैं, अभी भी वो डिमांड है, और हमने कृषि संगठन, फार्मर्स यूनियन, शेतकरी संगठन के अलावा हम नहीं है, हम जुड़े हुए हैं उनके साथ, और हमने ये नहीं करेगा जो वो नहीं चाहते हैं। We are there as intellectuals, as professionals, to aid and amplify their, and as intelligentsia, as journalists, as reporters, as teachers, as academics, to explain to people what this crisis is about. देखो छोटी सी बात, अभी लिखा है सुरजीत बल्ला, इंडियन डायरेक्टर टू IMF, ये सब अमीर लोग हैं, रिच फार्मर है। मैंने आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कोई जानते हैं फार्मर का इनकम क्या है इस देश में? एवरेज फार्मर हाउस होल्ड इनकम, इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं, एवरेज फार्मर हाउस होल्ड इनकम इस देश में, मंथली इनकम, ऑल सोर्सेस, कृषि से, वेज लेबर से, दूसरी तरफ से 6,426 रुपया पर महीना। पंजाब का 10,000 होगा, केरला का 10,000 होगा, छत्तीसगढ़ और कोरापुट का 3,000 होगा, और आपका एक एवरेज आएगा 6,426, और वो भी हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड में 5 मेंबर होता है, इसको अमीर कह सकता हूं? दूसरी सवाल मेरा है कि हाउ मेनी रिच पीपल डू यू नो हु विल गो टेक देयर 7-month-old बेबी, एंटायर फैमिली, एंड सिट in winter cold of 5 degrees Celsius and sleep in the open in metal trolleys, जहां वो 5 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री बच जाती है, and bathe in the open in 5 degrees 6 degrees Celsius in the morning. ये अमीर है क्या? कभी सुना है? किस दुनिया में आप सुना है कि अमीर लोग ऐसा करते हैं और 7 महीने का बच्चे भी लेके जाएंगे वहां, पूरा परिवार वहां बैठे हैं? The farmers at the gates of Delhi are fighting for us. They are fighting for every citizen, and they are aware of it.